बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक मरतबा फिर हम एक बहुत ही पुरजोश प्रोग्राम के साथ आए हैं। कल हुई एक, आपको पता है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिस पे कल भी हमने प्रोग्राम किया था, और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी का दिफा कर सकता है तो कैसे कर सकता है। अस्करी और सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी हुई और बहुत तवक्कुआत अवाम की बढ़ गई थी। किसी ने कुछ कहा और अंदर से ख़बरें आती रहीं, बाहर आए, और जो करारदाद की सूरत में आई या मुसव्वदे की सूरत में आई, तो अवाम के पास वो नहीं था जिसकी वो तवक्को लेके बैठे हुए थे। रातों रात तब्दीली ज़ाहिर है नहीं आती, लेकिन कुछ तो तब्दीली होनी चाहिए थी, कुछ तो लबो लहजा बदलना चाहिए था। किस तरह की पॉलिसीज़ पाकिस्तान की होनी चाहिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद पर होने चाहिए, क्या हमारे पास हमारे सियासतदान पॉलिसीज़ बना सकते हैं, क्या उनके पास, जो कि इमरान खान साहब का जुमला था, बहुत मशहूर जुमला हुआ कि अमन को मौका दें, किस तरह से अमन को मौका दिया जा सकता है, कौन अमन को मौका देगा, रोड मैप क्या लाया जाएगा, कौन ये रोड मैप लेके आएगा, और सबसे बड़ी बात, अवाम को उम्मीद कौन दिलाएगा। ये वो सारे सवाल हैं जो कि आज हम उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम किससे उम्मीद रखें, कैसे उम्मीद रखें, अमन के लिए मौका किसको दें। वो जो आज हमारे ही मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, या वो जो कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये जो दो जगहों की कश्तियां हैं, इस पे से कैसे निकला जाए, पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए क्या किया जाए, अमेरिका से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। मेरी तरह मेरे बहुत से साथियों, मेरे बहुत से नौजवानों के जहनों में ये सवाल थे, इसीलिए आज हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है, और ये प्रोग्राम एक खुला मुकालमा होगा इमरान खान का नौजवानों के साथ। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब। और मुझे कहने दीजिए बरमला कि हमारे प्रोग्राम में जब जब हमने कहा आवाम से दूर नहीं हुए, आवाम के साथ आए, आवाम के पास आए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। पहली बात जो मैं पहला सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये कि आप क्या समझते हैं, पहले कल की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाहर लबो लहजा सियासतदानों का कुछ और था, अंदर कुछ और था, क्या हुआ, अंदर की कहानी भी बताइए। मुझे अभी तक बाहर का तो नहीं समझ आई कि इन्होंने क्या बातें की हैं, लेकिन अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पहली दफ़ा तकरीबन 50 पार्टीज़ थीं, सब ने ये फ़ैसला किया, और मुझे फ़ख्र है कि ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ी 7 साल से है कि मिलिट्री सलूशन नहीं है इस मसले का हल। अपने मिलिट्री ऑपरेशंस अपने कबायली इलाकों में करने से ये मसला कभी भी हल नहीं होना था। और वो मैं इसलिए मैंने और हमारी पार्टी ने ये मौक़िफ़ लिया था क्योंकि मैं सारा कबायली इलाका फिरा हुआ हूँ। हमने कबायली इलाके से लोग बनाए अपनी पॉलिसी बनाने से पहले, और हम एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन पे पहुँचे कि ये जो अपनी फ़ौज को हम धकेल रहे हैं अपने कबायली इलाके पे किसी और के कहने पे, और वो जिसके कहने पे हम लड़ने जा रहे हैं और जो हमें पैसे दे रहा है, वो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए ये एक्शंस नहीं करवा रहा। उसके अपने मकासद है और हमें अपना सोचना चाहिए, वो अपना सोच रहा है। तो इसलिए जो हमने 7 साल से कहा था कि इस जंग की कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल सलूशन है, वो मुझे खुशी थी कि कम अज़ कम वो मौक़िफ़ कैरी हुआ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। सब ने ये कहा कि अब वक्त आ गया एक नई सोच का, पॉलिटिकल डायलॉग का, और अमन को मौका देना चाहिए। तो ये तो हम कह रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि बाहर क्या कहा है लोगों ने, लेकिन जब एक वक्त पे हम ये कहते थे तो हमें कहा जाता था कि हम प्रो मिलिटेंट्स हैं, हम प्रो तालिबान हैं। हम जब कहते थे कि इसका मिलिट्री हल नहीं है, लेकिन मुझे खुशी ये थी कि सब डेलीगेट्स ने इस जो हमारा ये व्यू था कि अमन के लिए अब चांस आ गया और पॉलिटिकल मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, इसको सब ने इंडोर्स किया। खान साहब, एक अंदर की स्टोरी जो कि मैं जानना चाहती हूँ, ये भी बात हुई कि आपने कहा कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है, इसकी जो नाकामी है, इसका ज़िम्मेदार हुकूमत और फ़ौज दोनों को करार दिया जाए, और फिर आपसे निगोशिएट किया गया और चौधरी निसार साहब ने बात की, उसके बाद अमन को मौका देने की बात आपकी तरफ से आई। क्या ये दुरुस्त है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार, जब जनरल मुशर्रफ थे कमांडर इन चीफ थे फ़ौज के, फ़ौज ज़िम्मेदार थी। अब ये ज़िम्मेदार हैं, ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सो कॉल्ड कहते थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। अब जमहूरियत जब से आई है, ये मौजूदा हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं। देखें, जो ये पॉलिसी थी 2004 से हमने अपनी फ़ौज वज़ीरिस्तान में भेजी। आप मेरे सारे आपके सामने पुराने
प्रेस स्टेटमेंट्स भी हैं, आपकी टीवी टॉक शोज़ के ऊपर भी मैं गया हूँ। मैंने मुसलसल एक बात कही कि जंग जीती नहीं जा सकती, क्योंकि आप पीछे 80 साल अंग्रेज़ इस इलाके में फंसा रहा है। अंग्रेज़ अपने वक्त की सुपर पावर था। आज जो अमेरिका है वो तब अंग्रेज़ था, लेकिन 80 साल अंग्रेज़ वहाँ कामयाब नहीं हो सका, और उसने बड़ा मटीरियल छोड़ के गया है जिससे हम सीख सकते थे। अंग्रेज सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ फ़ौजी मरे हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, उनके 200 साल जो हिंदुस्तान में उनकी जो तारीख़ है। अब कोई वजह थी कि वो कामयाब नहीं हुए, और उस जो भी वो स्टडी कर लेता वो वजह, और उसी वजह के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में अंग्रेज़ गवर्नर जो था पुराना फ्रंटियर प्रोविंस का, उसको इंग्लैंड से बुलाया और उसने उससे राय ली कि हम क्या करें। हमारी फ़ौज तब तो पाकिस्तानी फ़ौज वो थी जो अंग्रेज़ फ़ौज छोड़ के गया था। लॉर्ड कनिंघम ने 1948 में कहा कि आप अपनी फ़ौज वहाँ से बुला लें, आप अपनी जब तक वहाँ फ़ौज रखेंगे अमन नहीं होगा, क्योंकि हम भी कामयाब नहीं हुए, हम पैसिफाई नहीं कर सके ट्राइब्स को। इसलिए ये आपको अपने समझते हैं, आप अपनी फ़ौज बुला लें। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में फ़ौज वापस बुलाई, और आज तक हमें कभी कोई मसला हमारे कबायली इलाके से नहीं हुआ, बल्कि हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े थे, एक पुलिस की चौकी की ज़रूरत नहीं थी। ठीक। तो 2004 में इन्हीं लोगों ने, कबायली लोगों ने जाके 1948 के अंदर कश्मीर में जंग लड़े, और आज़ाद कश्मीर के आज आज़ाद होने में वज़ीरिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ थी वहाँ। तो उनके ऊपर जब 2004 में हमने अपनी फ़ौज भेज दी, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और हमने उनके गाँव के ऊपर तोपों से और हेलीकॉप्टर गन से बमबारी की, उनके औरतें बच्चे मारे, और उसको कोलैटरल डैमेज का पैसे किसी और से लिए, ये सबसे बड़ी हिमाकत की पाकिस्तान में। और जब भी इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, जो भी जिम्मेदार था वहाँ फ़ौज भिजवाने में वो जिम्मेदार था, क्योंकि हमने इतना अपने मुल्क पे जुल्म किया। जब एक तो इसका मतलब है कि इसमें मिलिट्री भी शामिल थी, आपका कहना है कि, और फिर आपने ये बात भी की उस प्लेटफॉर्म पे जिसमें सारी जमातें थीं और हमारी अस्करी क़यादत भी थी, आपने ये बात वहाँ पे की? बिल्कुल, और मैं तब भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि बहुत बड़ी हिमाकत की हमने अपने लोगों को इतना वहाँ जुल्म किया। आप देखें, कभी भी आप अपने लोगों के ऊपर कोई आपकी मिसाल नहीं होगी कि आपके अपने लोग और उनके ऊपर गांव में जाके बमबारी करें, आप तोपे चलाएं, आप जेट से अटैक करें। देखें, लोगों से झूठ बोला गया कि जी हम जिधर जा रहे हैं यहाँ सिर्फ फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। जो मरता था फॉरेन मिलिटेंट था, क्योंकि अपने लोगों से हमें झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि हम पैसे ले रहे थे अमेरिका से, डॉलर लेके हम एक जंग लड़े। सबसे जुल्म यह किया कि डॉलर लेके किसी और की जंग लड़े, कहा हमारी जंग है, झूठ बोला लोगों से। फिर अमेरिका ने कहा, क्योंकि हमने कहा हमारी जंग है, उन्होंने कहा हम आप पे एहसान कर रहे हैं पैसे देके अपनी जंग लड़ने के लिए। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे मैंने आपके साथ डिबेट करनी है, लेकिन आज चूंकि नौजवान आपसे बात करेंगे इसलिए उनके पास जाते हैं। अस्मा, इसमें डिबेट कोई नहीं है। सही। जो कहता है ये हमारी जंग है, उससे बड़ा झूठ है ही कोई नहीं। लेकिन मर तो हमारे लोग रहे हैं, क्या गैर मुल्की फाइटर्स नहीं है? अगर हमारी जंग थी, क्या हमारी सफों में आस्तीन के सांप नहीं है? क्या हमने खुद नहीं पाले वो सांप? लेकिन आसमा, अगर हमारी जंग थी तो 2004 से पहले भी ये जंग होनी चाहिए थी। जब हमने अमेरिका के कहने में फौज भेजी, उससे पहले भी जंग होनी चाहिए थी। उससे पहले जो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो आपकी फौज के एसेट्स थे, आपने पाले हुए थे, वो आपके कंट्रोल में थे एस्टेब्लिशमेंट के। 2004 में जब हमने किसी के कहने पे फौज भेजी, अमेरिकनों के कहने पे, उनसे महीने की तनख्वाह ली, यही लोग जो आपके अपने एसेट्स थे ये भी आपके खिलाफ हो गए। तो वो गलत पॉलिसी थी। जो कोलैटरल, बिल्कुल गलत। आपके मुल्क में किसी आदमी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपके कोई मिलिटेंट ग्रुप्स आपके मुल्क में नहीं होने चाहिए। आप जब मिलिटेंट ग्रुप्स को देंगे, चाहे किसी की पार्टी का भी मिलिटेंट ग्रुप हो, कोई भी हो, आपके मुल्क में इंतशार होगा। तो ये गलतियां हमसे हुई हैं, हमें इनको भी ठीक करना पड़ेगा। वो हमारी गलती है, लेकिन ये जो हमने हिमाकत की, हमने सबको इकट्ठा कर दिया। अपने पुराने एसेट्स, उनको भी, उनमें से भी लोग उधर चले गए। अपने कबायली इलाके के लोग जो आपके सबसे ज्यादा वफादार पाकिस्तानी थे, उनके जिनके रिश्तेदार मरा वो भी उधर चला गया बदला लेने के लिए। पाकिस्तानी तालिबान बना दिया हमने, जो थे ही नहीं। और आज हमने ये देखें कि जनरल कियानी ने उस मीटिंग में जो बात कही है, उन्होंने कहा हमारी फौज वहां जीत नहीं रही, हम ऑपरेशन करके रुक जाते हैं, हम होल्ड करते हैं, बाकी उसके बाद अब पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए। कहता वो है ही नहीं, और हम वहां उसने कहा हम फंसे हुए हैं। आपने पूछा कि वो क्यों नहीं है और किसने नहीं होने दी वहां पे? पॉलिटिकल सेटलमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है।
پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو پولیٹیشنز نے کر رہی تھی. پولیٹیشنز کو فرصت ہو باہر شاپنگ کرنے کے, ہیرٹ جانے کے اور باہر دورے کرنے کے, تو ان کو موقع ملے سیٹلمنٹ کرنے کا. خان صاحب میں سوال لے لوں, نوجوان آپ زیادہ آج آپ سے بات کریں گے. جی سر, میرا تعلق انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہے, ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اہم پالیسی معاملات پر آپ کا اور جماعت اسلامی کا نقطہ نظر ایک ہے, تو پھر آپس میں مل کر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں, ہم ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی الیکشنز تو نہیں ہیں, اس لیے الائنسز تو الیکشن کے دوران بنتے ہیں, یا کوئی تحریک چلے تو اس میں الائنس بنتی ہے. لیکن ہم اے پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے, آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو پتہ کہ ہم اکٹھے تھے تب. تو اب جب آگے الائنسز آئیں گی, ظاہر ہے ہم انہی جماعتوں سے الائنس کریں گے جن کا ہمارا نظریہ ٹھیک ہو, اور دوسری چیز ان جماعتوں سے الائنس کریں گے جن کی لیڈرشپ کا پیسہ, دولت, بینک بیلنس پاکستان میں پڑے ہوں اور ڈکلیئرڈ ہوں, چھپائے نہ ہوں. صحیح جی, نیکسٹ کوشچن. میرا نام مقدس خان ہے اور میں بھی اسلامک انٹرنیشنل سے ہوں. سر میرا 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہمیں بالکل اگنور کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک کو رشیا اور چائنا, انڈیا بھی اگنور نہیں کر سکتا. میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور مجھے وہاں بھی امریکہ کے 3 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دم امریکہ ایک جو اس کا ایک سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور جو طالبان جو لڑ رہے ہیں افغانستان میں, اور اس میں تو حقیقت ہے کہ جو پاکستان کے جو مدرسے ہیں, کوڑا ہٹک کے جو مدرسے ہیں ہمارے, وہاں سے طالبان کے جو 7-8 جو مین رہنما ہیں وہ وہاں سے فارغ التحصیل ہیں. اور سارے کوشچن جو لاسٹ ہے وہ آپ اس کا جواب. 3 ہو گئے. ٹھیک ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اینٹی امریکن یا اینٹی انڈین نہ کہا کریں, کیونکہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے, وہاں بھی انسان بستے ہیں, وہاں بھی انسان ہو سکتا ہے اکثریت آپ کی طرح سوچتی ہو. آج آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کی اکثریت جو ہے وہ ساری جنگ کے خلاف ہو گئی ہے. یعنی جو میں موقف لے کے کھڑا تھا 7 سال سے, آج امریکہ کی اکثریت سمجھتی ہے کہ یہ جنگ سے نکلنا چاہیے, ایک سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے, اور ملٹری سولوشن آنسر نہیں ہے. یہ آج امریکہ کی اکثریت سمجھتی ہے. اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ اینٹی امریکن, ہم پالیسیز کے خلاف ہوتے ہیں. پالیسیز تبدیل ہو سکتی ہیں ملکوں کی, لیکن آپ قوموں کے خلاف پلیز نہ ہوا کریں, یہ بڑا امیچور طریقہ ہے. میں کبھی اپنے آپ کو کسی کو اینٹی کسی کے نہیں سمجھا. میں اس پالیسی کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا. آپ نے کہا نا کہ امریکہ کو اگنور کی بات نہیں ہوتی, آپ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن یہ جو موجودہ ریلیشن شپ ہے پاکستان کی امریکہ کی, میں اس کے خلاف ہوں, کیونکہ یہ ریلیشن شپ نہیں ہے, یہ دوستی نہیں ہے, یہ غلام اور آقا کی ریلیشن شپ ہے. آپ دوستوں کی ریلیشن شپ رکھیں, یعنی آپ کسی سے پیسے لے کے اور آپریشنز کریں اور وہ آپ کو کہے ڈو مور, یہ کبھی بھی ایکول ریلیشن شپ نہیں ہے. اس میں ہمیشہ ذلت ملے گی آپ کو. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی, دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ابھی میں دبئی سے ہو کے آؤں, میں آپ کو بتاؤں, حال یہ ہے کہ وہ پاکستان جدھر دبئی کا جب شیخ زائد آتے تھے یہاں 1960s میں, تو ڈپٹی کمشنر اس کو ایئرپورٹ لینے جاتا تھا. آج اس دبئی کے اندر پاکستانی دیکھ کے تو ہمیں وہ آنکھ کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. انگریزوں کو نہیں کرنا پڑتا, ہندوستانیوں کو نہیں کرنا پڑتا, پاکستانیوں کو آنکھ کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. یہ کیوں ہے؟